देवताओं की भूमि उत्तराखंड को यहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य, यहाँ के बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल और यहाँ की संस्कृति, लोक गाथाएँ, लोक कलाकारों के रूप में भी जाना जाता है। उत्तराखंड की संस्कृति का जो प्रचलन है वो पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी है। आज के कार्यक्रम उत्तराखंड की दास्तान में हम बात करेंगे संस्कृति विभाग की निदेशक मिस बीना भट्ट से। नमस्कार। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। संस्कृति के साथ आपका जुड़ाव कैसे हुआ, अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। क्योंकि जैसा कि आपने कहा, उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत पूरे देश विदेश में जानी जाती है। क्योंकि मैं मूलतः यहीं को बिलोंग करती हूँ, तो कुछ चीज़ें तो आपको परिवार से मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें परिवार से मिलती हैं। फिर मेरी परवरिश लखनऊ में हुई, तो वो भी अपने आप में जगह ऐसी है कि जहाँ एक मेल्टिंग पॉट कहा जा सकता है बहुत सारी संस्कृति का। उस समय क्योंकि अनडिवाइडेड यूपी में तो हम लोग बहुत जगह का संस्कृति के हमको मौका मिला सीखने का। फिर कुछ अपने शौक़ भी थे, वो पारिवारिक परिवेश के कारण भी, पढ़ने लिखने का शौक़ और लोगों से मिलने जुलने का शौक़, तो उसने बहुत सारे दिमाग के दरवाजे खोले। तो इस तरह से एक लगता है, वैसे तो हर इंसान के अंदर एक होती है, क्योंकि हमारा वो संस्कृति है क्या, बेसिकली हमारा सामंजस्य अपनी प्रकृति के साथ, और वहीं से हम शुरू होते हैं। तो इस तरह से एक शौक़ भी और एक कुछ हद तक परिवार ने भी इसको मेरे उसको आगे बढ़ाया, और उन्हीं का धन्यवाद है समाज का, पढ़े लिखे होने का, जहाँ जिन दोस्तों से मिले, जिन लोगों से मिले, और ऊपर वाले का जिसने मौका दिया। आपके माता पिता की जीवन शैली कैसी थी और उसका क्या प्रभाव पड़ा आपके जीवन पर? मेरे पिताजी खासकर उनको कहूँगी, क्योंकि उनका बहुत प्रभाव है मुझ पर। मेरे पिताजी का क्योंकि हालांकि वो पिथौरागढ़ को बिलोंग करते थे, तो एक छोटी सी जगह से निकल कर और पहाड़ के लेखकों को, पहाड़ की संस्कृति को समझने में और उसके पीछे के लॉजिक को समझने में, और उसके यहाँ तक कि फ़िराक सरी के शायरों को समझने में उन्हीं का योगदान है। और उन्हीं की वजह से मैं ये फ़ील करती हूँ कि मुझे पढ़ने लिखने का जो शौक़ है और जो संस्कृतियों को समझने का शौक़ है। जबकि वो ख़ुद बिलोंग करते थे पिथौरागढ़ से, लेकिन उन्होंने क्योंकि इतनी जगह रहे और हर जगह के जो बांटे अपने अनुभव मेरे साथ, और जो उनसे सीखा, तो इसी की वजह से मैं कहूँगी ख़ासकर मेरे पिताजी का मुझ पर बहुत प्रभाव है। हाँ, माताजी भी, क्योंकि वो एक पढ़ी लिखी महिला थी, तो एक घर में जो होता है ना कि आपको त्योहारों में कैसे किया जाता है, जो पहाड़ की संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में बता रही हूँ आपको, और कैसे यहाँ के व्यंजन, कैसे क्या किस ओकेजन पे क्या होता है, तो ये सब तो उनसे सीखा, रोज़मर्रा की चीज़ें। लेकिन एक जो संस्कृति के प्रति जो मेरा एक बहुत ज़्यादा लगाव है, वो पिताजी की देन है। क्या आपके विभाग में कलाकारों के लिए पेंशन का प्राविधान है, और यदि है तो उसके लिए क्या क्या औपचारिकताएं निहित हैं? पेंशन का है, हमने हमारे यहाँ एक कलाकारों को पेंशन, उसका जो वो है, वृद्ध और विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन एक योजना है, जिसके तहत हम 3000 रुपये प्रति माह इस पेंशन को देते हैं, जो कलाकार 60 वर्ष की उम्र को पार कर गए हैं और जिन्होंने एक स्थान प्राप्त किया है। मैं जब स्थान प्राप्त करती हूँ, क्योंकि कलाकार तो हम सभी के भीतर होता है, लेकिन जिन्होंने कला के प्रति कुछ अपना योगदान दिया है, जो कहीं रिकग्नाइज हुई है, चाहे वो हमारे विभाग के द्वारा, चाहे ऑल इंडिया रेडियो, चाहे दूरदर्शन, कहीं भी, तो उनका एक स्तर हुआ, उनको हम पेंशन देते हैं। 2010 तक ये पेंशन जो है व्यक्तिगत पेंशन होती थी, यानी कि जब कलाकार की मृत्यु हो जाए तो वो ख़त्म हो जाती थी। हम लोगों को लगा कि 2010 में हमने इसको फैमिली पेंशन का रूप दे दिया है। अब ये किसी फैमिली पेंशन की भांति, अगर कलाकार की मृत्यु भी हो जाती है तो उसके स्पाउस को या उनके जो वो बच्चे हैं जो आश्रित हैं, उनको दी जाती है। प्रतिवर्ष संस्कृति विभाग को कितना बजट मिलता है और उसमें से कलाकारों को कुल कितना भुगतान किया जाता है?
अब अगर मैं कलाकार कहूँ तो उसमें सभी कलाकारों की बात करूँगी। लोक कलाकार उसमें एक मेजर चंक लोक कलाकारों का होगा। फिर उसके अलावा आर्टिस्ट हो गए, जैसे फाइन आर्ट के आर्टिस्ट हो गए, और इसके अलावा हमारे जो और भी जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कई बार हम जो बृहद कार्यक्रम होते हैं उसमें कवि सम्मेलन इत्यादि आयोजित करते हैं। तो जब मैं कलाकार वर्ड कह रही हूँ तो मैं सभी को लेके चल रही हूँ। हाँ, यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी कि हमने ईयर बिफोर लास्ट 14 में, बल्कि 14 के बाद 15 में करी, हमने ये स्कॉलरशिप स्टार्ट करी फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो एक आर्टिस्ट हैं संगीता गुप्ता जी, वो एक सरकारी अफसर भी हैं, उन्होंने अपनी 20 लाख की धनराशि हमको दी थी आफ्टर केदारनाथ ट्रेजेडी। तो हमने उसमें 20 लाख मिला करके उसका एक कॉर्पस बनाया और उसके इंटरेस्ट से हम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देते हैं। अब कलाकारों की जब जहाँ तक कि आपने विभाग के बजट की बात करी, तो अराउंड 40 करोड़ है। इसमें दोनों चीज़ें, क्योंकि इसमें कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक मेजर चंक होता है, तो कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी चंक है। और कुल मिला करके जैसे इस वर्ष की बात कर रही हूँ तो 40 करोड़ है, इसमें 18 करोड़ कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। और बाकी इस्टेब्लिशमेंट का छोड़ के अगर हम कलाकारों के लिए कहते हैं हम कि कितना करते हैं, तो अराउंड 10 करोड़ हम सीधे कलाकारों को देते हैं। उसमें सब कुछ सम्मिलित हो जाता है, चाहे गुरु शिष्य परंपरा भी हो गई, या के तहत हम उनको जो मानदेय इत्यादि दे रहे हैं, या हम मेलों में जो कलाकारों को भेज रहे हैं उनको जो पेमेंट करते हैं, क्योंकि कलाकारों का ग्रुप होता है, 20 कलाकार मिला के एक ग्रुप बनते हैं, तो उनको हम विभिन्न मेलों इत्यादि में भेजते हैं। राज्य बनने के बाद भी भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय का डिप्लोमा लखनऊ से ही दिया जाता है, ऐसा क्यों है? क्या इसको उत्तराखंड के किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं किया जा सकता? इस पे हमने कई बार विचार भी किया है, और भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय विष्णु दिगंबर भातखंडे जी के नाम पे जो ये भातखंडे बने थे, यूपी के दिनों से ही इसकी जो जैसे एग्जामिनेशन बॉडी होती है वो है विद्यापीठ, भातखंडे संगीत विद्यापीठ के थ्रू दी जाती है, जैसे यूपी बोर्ड हो गया या कोई हो गया, मतलब इस तरह से उसकी एग्जामिनेशन बॉडी है। अब क्योंकि यहाँ पर निपुण की क्लासेस नहीं थी, केवल निपुण के हमने एग्ज़ाम स्टार्ट करे 3-4 साल पहले, निपुण मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन, वो स्टार्ट किया। तो अब हमारे पास ये है तरीका, या तो हम, क्योंकि डिप्लोमा कोर्स है, तो या तो हम गढ़वाल यूनिवर्सिटी से या कहीं और से अफिलिएशन लें। जब तक हम अफिलिएशन नहीं लेते तब तक हम इसको कोई ना कोई बॉडी तो बनाएंगे ना। जैसे यहाँ पर अगर बोर्ड बना तो रामनगर में एक एग्जामिनेशन बॉडी तो बनाएंगे। तो अब क्योंकि ऑलरेडी देयर वाज अ बॉडी इन प्लेस, तो ये हुआ कि, और ये अगर ख़ासकर यहाँ के लोक संगीत की बात होती तब तो ये होता है कि एकदम से बॉडी अपनी बनाए। अब क्योंकि क्लासिकल की स्ट्रीम पे था तो इसलिए वो एग्जामिनेशन बॉडी है वो ले रही है एग्ज़ाम। हाँ, हमने सोचा भी है और आगे हमारा प्लान भी है कि अगर कुछ इस तरह का यहाँ पर कोई ऐसी बॉडी बन जाती है, अपनी एग्जामिनेशन बॉडी, उसके भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, एक बहुत लंबी प्रक्रिया के तहत बनती है, तो हम यूनिवर्सिटी एफिलिएशन पे विचार कर सकते हैं। बट टिल द टाइम वी डू इट, वी हैव भातखंडे विद्यापीठ। एक अंतिम सवाल, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आपका विजन क्या है, और यहाँ के जो कलाकार हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि वो सकारात्मक रूप से संस्कृति के प्रचार प्रसार और संवर्धन के लिए काम करें? संस्कृति के प्रति थैंकफुली हमारे प्रदेश में बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सकारात्मक वैसे भी है रवैया। मैं संस्कृति प्रेमी, क्योंकि हम हैं ही संस्कृति प्रेमी। अगर हम कहीं और आए, मतलब खासकर जो पहाड़ी प्रदेश होते हैं उस पर देखा है, और ख़ासकर हम उत्तराखंड वाले, तो हमारे यहाँ एक छोटे छोटे त्योहारों को हम इतने शौक़ से मनाते हैं, और वही हमारी हर चीज़ में घर कर गया है। हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम बड़े इमोशनल टाइप के लोग हैं अपने कल्चर के प्रति। तो मैं तो केवल यही संदेश दे सकती हूँ कि हम जिस चीज़ के बारे में इतनी इमोशनली फील करते हैं, हम उसको वो पटल दिखा पाएँ जिस पटल के वो हकदार हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि बड़ी इच्छा है, कई बार कहा करती हूँ कि जैसे भूपेंद्र हजारिका जी, इस तरह का कोई लेवल हम ला पाएँ, इसका प्रयास जरूर रहेगा। हमारे लोगों ने बाहर बहुत नाम किया है, बड़े बड़े लेखक जो नेशनल मानचित्र पे बहुत बड़े नाम हैं,
चाहे कोई भी हो, चाहे सुमित्रा नंदन पंत जी हों, चाहे शैलेश मंडियानी जी हों, चाहे शिवानी हों, चाहे गोविंद चातक जी हों, सब ने बहुत नाम किया। तो हमारे अंदर ये लोक संगीत और लोकगीत में भी प्रयास है कि वो उस लेवल का एक बड़ा नाम, खासकर फोक में, ये एक इच्छा भी है और ईश्वर की कृपा होगी तो कर भी पाएंगे। उत्तराखंड की संस्कृति के संवर्धन के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिले, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और आप इसी जोश के साथ संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए काम करते रहें ताकि उत्तराखंड की संस्कृति को लोग देश और दुनिया में जानें। आज के इस उत्तराखंड की दास्तान कार्यक्रम में आप आए, उसके लिए आपका धन्यवाद। उत्तराखंड की जागर लोक गायन शैली को देश और विदेश में लोकप्रिय करने वाली श्रीमती बसंती देवी बिष्ट आज हमारे साथ हैं। शास्त्रीय और लोक संगीत की शिक्षा प्राप्त और ग्राम प्रधान जैसे प्रजातांत्रिक पद पर भी जिन्होंने कार्य किया, अभी हाल ही में इनको भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया। आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और ये लठी सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा जागर गायन शैली के बारे में बताएं। जागर भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, लेकिन ये संपर्क न होने से, निरक्षरता, जन संपर्क न होने से ये दबा रहा वहाँ। इसकी मौखिक परंपरा रही, इसका अभी तक कोई लिखित प्रमाण नहीं है। लेकिन ये इन महापुरुषों की जो विशेष विभूतियाँ हैं भारतवर्ष की या उत्तराखंड की, उन लोगों के जीवन गाथा पर शास्त्रीय संगीत के तर्ज पर वो गाया जाता है। इसमें अनेक अलंकार, आलाप और छंद को सजा करके पूरी रात जागरिया गाता है। और वो उसमें कोई इसकी विशेषता है जागरों की कि अगली पंक्ति को स्वयं अपने शुद्ध बुद्ध से, अपनी योग्यता से आपको अगली पंक्ति स्वयं गानी पड़ेगी। सुर ताल में आपको गाथा याद होनी चाहिए। उसमें अंतरा या स्थाई जो है स्वयं बनानी होती तुरंत, क्योंकि दर्शक तो वहाँ हैं बैठे हुए, तो मुझे गाना है तुरंत अगली पंक्ति को सुर ताल में गाना है। ये जागरों की विशेषता है। इसमें पौराणिक, आध्यात्मिक और वैदिक भक्ति संगीत, कृष्ण जागर भी हैं, नागों का वर्णन है और माँ शक्ति का सृष्टि रचना से लेकर के सतयुग, द्वापर और इसके बाद आज तक का हमने एक ग्रंथ तैयार किया है माँ नंदा की कृपा से। हमारी 5 पीढ़ी का इतिहास है नंदा के जागर सफल हो जाया तुम्हारी यात्रा नामक का। उस पुस्तक में पहले जागर हैं, हिंदी रूपांतरण है उसका जागरों का, और इसके बाद स्वर लिपि है ताकि अपने बच्चों के लिए हमने, और स्वर लिपि के बाद हमने उस तस्वीर को वहाँ पर ही अंकित किया है। क्योंकि अगर जैसे नारद संवाद है, हमारे पास उस युग का कोई फोटो नहीं थी, सिर्फ हमने अपनी माँ से कहानी सुनी थी। जब नारद और गौरीपुत्र उस समय गणेश नहीं हुए थे, वो उनका वर्णन आता है, वो हमने रेखा चित्र करवाया अपनी कल्पनाओं से कि उसको कैसे हम बच्चों को समझाएं। तो वो आज वो किताब एक ग्रंथ तैयार हुआ है। नंदा देवी का संपूर्ण इतिहास मौखिक परंपरा का है उसमें। उससे अलावा जो पहाड़ के जो लोक परंपराएं हैं, भाईचारा, अतिथि देवो भव और पर्यावरण की रक्षा, इनके तीज त्यौहार, इनकी जो गंगा का आज लोग बहुत ढोल बजा रहे हैं, गंगा साफ करो साफ करो, लेकिन हमारे पहाड़ों में गंगा को
कुली नहीं करते हैं, जो वहाँ से हिमालय से जो नदी आती है उसके लिए अन्य नदियाँ हैं जो साइडों में, वहाँ बहू बेटियाँ स्नान करती हैं। जो मुख्य नदी है उसमें कुल्ला नहीं करते हैं। जब पुल पार करनी होती है तो जूते उतार के करते हैं। और यहाँ के लोग जाते हैं, तमाम हमारी नदियों को दूषित कराते हैं। और ये लोग पढ़े लिखे हैं, वो निरक्षर लोग हैं, लेकिन उस चीज़ को जो मन से इंसान चाहता है, मन से समर्पित है, तो वो चीज़ हो जाती है। ऐसे कितना भी हल्ला करो, जब तक मन से नहीं चाहेंगे गंगा को साफ करना, वो नहीं होएगी। पर्वतीय समाज के जो परंपराएं हैं, उनके जो विश्वास हैं, और वो सब, और देवी नंदा का मौखिक परंपरा का सृष्टि रचना से लेकर उन्होंने जो संसार के लिए जो कार्य किए थे, उनका विवाह और दैत्य संहार, और वो तमाम उसमें 27 जागर हैं, हिंदी रूपांतरण है, स्वरलिपि है, और फोटो हैं, रेखा चित्र है, तमाम चीज़ें हैं। तो वो इस समय शिक्षा विभाग ने अपने लाइब्रेरी के लिए उसको चुना है, उत्तराखंड सरकार ने। और दूसरे हज़ारों बच्चे उस पर PhD कर रहे हैं इस समय, बच्चे बड़े कॉलेजों के। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो उस समय ये लगाता था किसी तरह इसको बचाया जाए, तो उसमें CD भी अंकित कर रखी है, संवाद हैं उसमें, सब कुछ है बच्चों के रुचि को बढ़ाने के लिए। वो हिसाब से 7 साल लगाए मैंने उसको। पूरा गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों का भ्रमण किया, एक एक इन लोगों से जा करके इनकी परंपराएं इकट्ठी करी। महिला होते हुए आपकी इस शैली में रुचि कैसे बढ़ी, और पुरुष प्रधान और महिलाओं के लिए वर्जित इस गायन शैली को अपनाने में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? रुचि क्या हुआ कि मैं चली गई थी, मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा था पंजाब में प्राचीन कला केंद्र से। लोक संगीत मेरी माँ गाती थी बड़ा मधुर, तो बचपन में माँ गाती थी और हम सो जाते थे। अगली कड़ी को अगली रात मैं बोलती थी कल जहाँ ख़त्म किया है उसको आगे सुनाओ। इनके देवी नंदा के, गोरिल देवता के, नरसिंह देवता के, लोक देवता जितने भी हैं, पंडवाणी माँ जी सुनाती थी, और कहीं पर बोल करके कहीं गा करके, तो वो मस्तिष्क में रहा वो, और मैं भूल गई। शादी हुई तो वो छूट गया वो, क्योंकि महिला को माँ जी ने बोला कि अब नहीं तुम्हारा गाना, हम जंगलों में थोड़ा गाते थे, बाकी कहीं नहीं गाते थे, घास घूस लेने जब जंगल जाते थे तब। तो उस ज़माने में हमारे यहाँ जागरों का बड़ा प्रभाव था, घर घर जागर हुआ करते थे, और हम सुनते थे रात को, तो जंगलों में दिन में वो गाते थे। तो कुछ याद हो गया मुझे, और शादी के बाद वो छूट गया। कई दिन बीत गए इस अंतराल में, फिर दोबारा ये मौका मिला मुझे कि प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से मैंने शास्त्रीय संगीत विधिवत शिक्षा ली। फिर हम देहरादून आ गए। यहाँ कोई माहौल नहीं था उस समय। हमने भी सब लोग गाय पाल रहे थे, तो मैंने भी गायें पाल ली। अब मैंने सोचा ना तो मैं टीचर बन सकती हूँ, ना तो क्लर्क बन सकती हूँ तो मैं अपने व्यवसाय में फिर आ गई। गाय का धंधा तो पहले से था, हमको उसका पूरा अंदाज़ा था, और अब घास काटने लगी और गायें पाली। मैंने 2-3 गायें रख ली। फिर एक दिन अचानक मेरे पति को पता चला कि कोई आकाशवाणी में एक लड़का रहता है। वहाँ गए, उन्होंने बोला तुमको मैं वहाँ ले जाता हूँ, आकाशवाणी में है एक लड़का। और हम चले गए। अनिल भारती आकाशवाणी में है, तो सुनाओ आंटी। हमने एक 2 लाइन हर चीज़ सुना दी उनको। बोलते आंटी बस आप तो सर परीक्षा पास हो गए, सिर्फ ये खाना पूर्ति करनी है। अब उन्होंने फॉर्म भी लाए, वो भी जमा किया, और सर परीक्षा हो गई। वहाँ जाकर सुनाए सर परीक्षा में। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़? अरे तुम तो कुमाऊनी हो, गढ़वाली में फॉर्म भरा हुआ है,
वो मैं क्योंकि मध्य स्थान की हूँ तो दोनों भाषाओं का हमारे उसमें आता है। बस फिर बोला तुम जागरी गाओ। फिर आने लगा कार्यक्रम, तीसरे महीने 6 महीने में बोलने लगे वो लोग कि चिट्ठियाँ आने लगी आकाशवाणी से। फिर बोला नहीं, गीत गाने वाले बहुत हैं, आप जागर गाओ। वो ऐसा चलता रहा। वो इसी बहाने मुझे क्या हुआ कि मैं गांव में प्रधान चुनी गई। मेरे गांव वाले यहाँ आ गए सन 96 में। तो उन्होंने बोला कि आप घर आओ, आप बच्चों से निवृत्त हो गए हो, अभी घर में आओ, वहाँ गांव में काम करो। और मेरे पति कहने लगे ठीक है, पहली मतदान प्रधान के लिए चली जाओ। तो वहाँ चली गई मैं। तो उस काम करते करते मुझे इन जागरों को अपनी सूझबूझ जब मैं समझ हो गई थी संगीत के बारे में। पहले तो सीखा कहाँ, सुना, गया, गाया। तो उसका तो इसको मैंने ढंग से जो विधिवत इसको क्रमबद्ध करने की कोशिश की, लिखना शुरू किया थोड़ा बहुत। जागरों को लिखा नहीं जा सकता, इतने शब्द होते हैं उसमें कि एक ही सांस में कितने शब्द निकलने होते हैं। हमारे प्रदेश में जो लुप्त हो रही लोक गाथाएँ, लोक कलाएँ हैं, उनको लेकर आपका क्या नज़रिया है? जो नई पीढ़ी है उसको हम कैसे रूबरू कराएंगे अपनी पारंपरिक लोक कलाओं से, और सरकार का क्या रवैया है लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देने का? एक समय था शुरू में तो सरकार ने, संस्कृति विभाग में क्या होता था कि वैसे तो सरकारी कार्यक्रम होते हैं, मेले भी हो रहे हैं, वहाँ गायक भी आते हैं, नृत्य भी होता है। संस्कृति विभाग इस कार्य को करता है और लोक नृत्यों को जो टोली होते हैं उनको देते हैं वो ज़्यादा कार्यक्रम। अब सरकार की कम से कम मेरे साथ तो अभी तक हुआ नहीं है। अब हो सकता दूसरों के साथ हो रहा हो। हमारा ये इस किताब के लिए थोड़ा सा अनुदान दिया था सरकार ने, संस्कृति विभाग ने, हमारे अधिकारियों ने दिया था वो। और दूसरा हमारे जो संस्कृति विभाग के अधिकारी हैं जैसे मैडम बीना भट्ट वगैरह, जैसे खास मौके होते हैं, जैसे कुंभ मेला होता है, स्थापना दिवस होता है, इन मौक़ों में वो 5 मिनट शुरुआत के लिए हमें बुलाते हैं। हमारी कोई गीत संध्या नहीं हुई है आज तक उत्तराखंड में। अब क्या है अंदर ये हमें नहीं मालूम। अब मैं भी गृहिणी हूँ, इतना हाथ नहीं मार सकती हूँ, अपना संपर्क नहीं बना सकती हूँ, कहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, कौन उसमें जाता है, क्या होता है, मैं अपने लगी रहती हूँ। लेकिन बाहर जो होता है अन्य देशों में, साहित्यकारों के बीच में, मीडिया के बीच में, और जो हमारे बुद्धिजीवी समाज है उनमें मेरा खूब बढ़िया कार्यक्रम होता है। जैसे अभी इन्होंने कराया था ये विज्ञान धाम वालों ने, उन्होंने बोला हमें ऐसा लोग चाहिए कि जिसमें साज भी ना हो। हमारे साज को भी उन्होंने कम कर दिया था, उनके आवाज़ को कम कर दिया था। सिर्फ हमने तो इनका है 3 साहब हैं कुमाऊं में, आप जानते ही होंगे, त्रिश कपूर साहब, उनको पूछा उन्होंने शायद कि ऐसा लोग चाहिए जो एकदम हो, तो उन्होंने हमारा नाम बताया शायद, तो उनका फ़ोन आया। तो कई लोग, जैसे हमारा यहाँ हुआ है अभी कार्यक्रम इंडिया हेरिटेज सेंटर में हुआ है, वहाँ भी लोगों ने काफ़ी सराहना की कि ये ऐसी चीज़ कहाँ से आई, उत्तराखंड में ये चीज़ भी है क्या। अभी जो यहाँ मध्य प्रदेश गए थे हम, उन लोगों ने हैरानी बोले, उनको भाषा तो समझ नहीं आ रही थी, तो वो कह रहे थे कितने खुशकिस्मत होंगे वो लोग जिनको आपकी भाषा समझ आती है। हमें तो अर्थ ही नहीं मालूम, लेकिन फिर भी इतना अच्छा लगा हमको वहाँ। वो कह रहे थे, वो लोग काफ़ी विद्वान लोग बैठे थे वहाँ। पहले हमने हिंदी में बोला कि अभी मैं ये बोलने जा रही हूँ, तो उन्होंने थोड़ा अंदाज़ा लगाया होगा। तो फ़ोन आया था वहाँ से कि हमने इतना छोटे, आधा घंटा का टाइम था वहाँ, तो बोला इतना समय में हमको कुछ भी नहीं मिला, हम आपको दोबारा बुलाते हैं, ऐसा बोल रहे थे वहाँ जो अधिकारी हैं संस्कृति विभाग के। देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 2016-17 का उन्होंने ऑल इंडिया
पूरे भारतवर्ष के मतलब हमारे उत्तराखंड को मेरे नाम से दिया उन्होंने इस बार। 4 महिलाएं थी हम लोग, 14, 15, 16, 17 हर साल के चारों को इकट्ठे दिया उन्होंने। इस परंपरा को आप आगे कैसे बढ़ाएंगे और युवा पीढ़ी जो है उसको कैसे रूबरू कराएंगे? मालिक तो सरकार है, हम यही उम्मीद करते हैं कि इन पुरानी परंपराओं को वो शायद बेर सबेर जोड़ने का प्रयास करेंगे और नई पीढ़ी तक इसको पहुंचाने का योगदान देंगे। हम अभी भी आश लगाए हुए हैं सरकार से। उम्मीद है कि आपने जिस परिश्रम के साथ इस जागर लोक गायन शैली को इतना प्रचलित किया है, आने वाले समय में भी लोग इसको इसी तरह से भरपूर इसका लुत्फ़ उठाएंगे और यह और ज़्यादा प्रचलित होगी। आज के कार्यक्रम के लिए आपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। जोबन के भरा राजुले सज्ञाना। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत